सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सबको मालूम हो गया होगा कि 21 सितंबर से आपके एग्ज़ाम हैं, PT2 स्टार्ट हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपने तैयारी शुरू भी कर दी होगी। आज हम रचनात्मक लेखन लेंगे। रचनात्मक लेखन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पहले उसको देखते हैं। तो इसमें हमने विज्ञापन लेखन देखा, फीस संदेश लेखन देखा। अब आता है हमारा पत्र लेखन। आज हम पत्र लेखन देखेंगे और हमारा आगे रह जाएगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपका PT 3 में आएगा। इस समय PT 2 में ये 3 ही आएंगे रचनात्मक लेखन में से। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा विषय हिंदी, उपविषय रचनात्मक लेखन, प्रकरण पत्र लेखन। ठीक है, अब आगे सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लेखन का अर्थ कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। ठीक है, तो पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी कोई बात ऐसी होती है कि हम सामने नहीं कह सकते, तो हम क्या करते हैं, अपने मन की बातों को एक कागज़ पर शब्दों के द्वारा लिखते हैं और उसको उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं जिसको हमें अपने मन की बात कहनी होती है। तो पत्र कैसा माध्यम है? पत्र अपने भावों को, अपने मन की बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ठीक है, तो पत्र लेखन के द्वारा हम जो बात मन में होती है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं और अपनी बात को आसानी से समझाई भी जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा पत्र लेखन का इतिहास कि पत्र लेखन कहाँ से आरंभ हुआ है, किस प्रकार से आरंभ हुआ है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में उस समय कागज़ भी नहीं था, तो क्या था, पहले पत्तों पर लिखा जाता था। सबसे पहले दीवारों पर अपने मतलब कि संदेश को लिख देते थे, फिर पत्तों पर चला है। पत्ते के बाद ऐसे से धीरे धीरे कपड़े पर संदेश भेजा जाने लगा है। आपने देखा होगा कि राजा महाराजा एक कपड़े पर संदेश लिखकर भेजते थे। तो इस प्रकार से क्रम बढ़ता गया और कागज़ का भी आविष्कार हुआ। तो उसके बाद फिर कागज़ पर अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने लगे। तो ये देखेंगे अब पत्र लेखन का इतिहास कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी लिपि के द्वारा आरंभ हुआ। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। पत्र लेखन की विधा बहुत ही पुरानी है। जब से हमारा मानव जीवन आरंभ हुआ है और हमने लिखना सीखा है, तब से ही पत्र लेखन प्रारंभ हो गया था। आज हमारे इतिहास के माध्यम से पता चलता है कि भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि अपने मन की बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वह चित्रलिपि होती है। आज हम भली भांति जानते हैं कि किसी भी तरह के लेखन का इतिहास चित्रलिपि से ही प्रारंभ होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि लेखन का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चित्रलिपि से हुआ था। तो बीच बीच में जो मैं आपको वाक्य बताती हूँ, अंडरलाइन करने के लिए कहती हूँ, ये प्रश्न आपके MCQ में आ सकते हैं परीक्षा में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो मैं आपको पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में बताती हूँ तो वो परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है,
तो हमारा लेखन का इतिहास किस लिपि से प्रारंभ हुआ था? चित्रलिपि से। चित्रलिपि के अंतर्गत किसी अन्य लिपियों का भी विकास हुआ है जो निम्न है: सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। ठीक है, चित्रलिपि एवं भावमूलक लिपि के प्राचीन प्रमाण आज भी हमारे इतिहास में उपलब्ध हैं, परंतु यह अत्यधिक प्राचीन नहीं है। लेकिन स्पष्ट है कि विभिन्न खोजकर्ताओं की खोज से लेखन का प्रारंभ चित्रलिपि एवं भावलिपि से ही हुआ है। तो ध्यान रखना है कि लेखन का प्रारंभ किससे हुआ है? चित्रलिपि से हुआ है, और उसके साथ भावलिपि का भी हम नाम ले सकते हैं, उससे भी हमारे लेखन का प्रारंभ हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पत्र लेखन एक सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कला में से है, और हम यह भी जानते हैं कि पत्र के उपयोग के बिना हमारे कार्य भी पूर्ण नहीं होते। हम दूर बैठे हुए संबंधी मित्र को अपने मन की बात पत्र के द्वारा ही लिखकर पहुंचाते हैं। आधुनिक पत्र लेखन अर्थात पत्राचार शिष्टाचार का एक मूलक बन गया है। साहित्य के प्रमुख क्षेत्रों में आज पत्र लेखन का भी पत्र साहित्य का रूप धारण किए हुए हैं। अब हम सभी देखते हैं कि पत्र लेखन न केवल संप्रेषण अपितु प्रभावशाली कला सुंदर बन गया है। ठीक है, तो हमने इतिहास देखा कि किस प्रकार से हमारा लेखन का इतिहास प्रारंभ हुआ था, किस लिपि के द्वारा होता है? चित्रलिपि के द्वारा, और उसके साथ भावमूलक लिपि को भी हम कह सकते हैं। तो इनका प्रमाण भी हमें इतिहास में मिलता है, वहाँ से ये पत्र लेखन का भी आरंभ हो गया था। घर बैठे हुए हम अपने मन की बात को अपने मित्र से भी कह सकते हैं एक पत्र लेखन के द्वारा ही, और कहीं दूर अगर हमारे परिवार के लोग हैं तो उनका समाचार भी, कुशलता का समाचार भी हम पत्र के द्वारा पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से पत्र लेखन हमारे लिए किस प्रकार से कितना लाभदायक है, कितना सहायक है, हमारे जो जीवन शैली है, जीवन शैली को इतना आसान बना दिया है कि पत्रों के द्वारा हम अपने लोगों के पास इतने पास हो गए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम दूर हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे पत्र का महत्व। हमारे जीवन में पत्रों का महत्व कितना ज़रूरी हो गया है। आज के समय में पत्रों का महत्व, पत्र के द्वारा हम किस प्रकार से अपने जीवन शैली को कितना आसान बना देते हैं, तो इसके बारे में अब देखेंगे। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल इत्यादि। ठीक है, देखो पहले पत्र था, पत्र ये देखिए 8 दिन का समय लेता था वो जवाब आने के लिए, लेकिन आज के समय में आधुनिक साधन भी हो गए हैं। आधुनिक साधन कौन कौन से हो गए हैं? टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, इनके द्वारा भी हम दूसरे तक समाचार या संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। उदाहरण, जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि कभी कभी हम टेलीफोन से भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते, और हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं था। दस्तावेज बोलते हैं, लिखित कोई प्रूफ भी नहीं होता है, सबूत भी नहीं होता है कि हाँ हमने ये लिख कर दिया है, हमारी ये बात थी, दूसरे तक हमने यह बात कही थी। हमारे पास एक प्रूफ भी होता है, तो इसलिए पत्र लेखन भी बहुत ज़रूरी है। वो फ़ोन क्या है? फ़ोन हमारा अस्थायी है, मतलब वो स्थायी नहीं है, लेकिन जो हमारा लिखित दस्तावेज है वो स्थायी रूप लेता है। जिस प्रकार से हमें विद्यालय से अवकाश चाहिए, हम बीमार हो गए हैं या हमें शादी में जाना है,
या किसी कार्यालय में अपनी बात को कहना है समस्या के लिए, तो हमें पत्र लेखन की ही ज़रूरत होती है, हमें लिखित रूप में नहीं। आपने देखा होगा कि अगर हमने किसी कार्यालय में फ़ोन किया है, अपनी समस्या उन्हें बताई है, तो क्या है, जब तक उसको सुना है तब तक वो ध्यान रहता है, उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वे सब भूल जाते हैं। तो इसलिए लिखित रूप में भी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पत्र लेखन हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया है। ठीक है, अब देखेंगे पत्रों के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र देखते हैं। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों का हाल चाल पूछने, निमंत्रण पत्र देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का समावेश हो जाता है। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। जो पत्र हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, और इसमें हम उनका हालचाल पूछने के लिए शुभकामना पत्र भी इसमें आ जाते हैं, और जो है कि उनको ज़रूरी बात बताने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, या अपने सगे संबंधी हो गए, वे सब पत्र अनौपचारिक में ही आते हैं। इन पत्रों में क्या होता है कि शब्दों की संख्या कोई सीमित नहीं होती, उसमें असीमित आ जाती है, क्योंकि इसमें इधर उधर की बातें भी आ जाती है। ये नहीं होता, इसलिए हमने पत्र लिखा, केवल उतना ही लिखना होता है। हम पहले उनकी कुशलता का समाचार पूछते हैं, फिर अपनी बात भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इधर उधर की बातें आती हैं और इधर उधर की बातों का समावेश हो जाते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ठीक है, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई भी निजी संबंध नहीं होता है। व्यवसाय संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र में क्या होता है, मुख्य रूप से संदेश, सूचना और तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें कम शब्दों में केवल काम की बात ही करनी होती है और अपनी समस्या को ही बताना होता है। पत्र प्राप्त करने वाले को बात आसानी से समझ में आ जाए, हमें ऐसी भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। अर्थात पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होनी चाहिए। पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा की जाती है या उम्मीद की जाती है, क्योंकि अगर पत्र ज़्यादा लंबा होगा, अधिक लंबा होगा, तो पढ़ने वाला उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और केवल काम की ही बातों को किया जाता है, क्योंकि सामने वाला एकदम से बोर होने लगता है अगर पत्र अधिक लंबा होता है। अब देखेंगे औपचारिक पत्र के प्रकार कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा प्रार्थना पत्र, आ गया हमारा, फिर आ गया कार्यालयीय पत्र आ गया, और उसके बाद है हमारा व्यवसायिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र देखते हैं। जिन पत्रों में निवेदन या प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र होते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य जी से लेकर सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें अवकाश चाहिए या
कुछ हमें अपनी बात को कहना है, ये हम किसी कार्यालय में भी पत्र अपना भेज सकते हैं, किसी प्रार्थना कर सकते हैं, या हमें कहीं नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो ये सब पत्र प्रार्थना पत्र में ही आते हैं। आगे बढ़ेंगे, आता है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। वे सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई समस्या है अपने क्षेत्र को लेकर, हमें संपादक को पत्र लिखना है, तो यह भी इसमें ही आता है, इस कार्यालयी पत्र में ही आएगा। ठीक है, अगर परिवहन संबंधी हमारी कोई समस्या है तो यह भी कार्यालयी पत्र में ही आएगा। अगर कोई पत्र हम कार्यालय को भेज रहे हैं तो वह इसी वर्ग में वह पत्र आता है। अब आगे बढ़ेंगे, आता है हमारा व्यावसायिक पत्र। ठीक है, व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं? व्यावसायिक पत्र में व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने या रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी या कंपनी आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी पत्र लिखे जाते हैं। आपने देखा कि अगर कोई हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी हमें पत्र लिखना होता है। कोई डील होती है तो वो भी कागज़ पर ही होती है, तो उसको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। हम प्रकाशक को है कि प्रकाशक से हम अपनी किताबें मंगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको हम पत्र लिख रहे हैं तो भी क्या होगा कि हमें व्यावसायिक पत्र में ही आएगा वो वाला पत्र भी। ठीक है, अगर दुकानदार को हम कोई थोक की दुकान से कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसको हम लिख कर दे रहे हैं तो वह पत्र भी इसी वर्ग में आता है। ठीक है, आपको पता लग गया है कितने प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो हमें औपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें लिखते समय इतना ध्यान नहीं होता कि हमें कितना लंबा पत्र लिखना है या कैसे लिखना है, क्योंकि हम अपने को पत्र लिख रहे हैं, अपने परिवार वालों को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि जिनसे हमारे निजी संबंध नहीं हैं यह पत्र हमें उन्हें भेज रहे हैं, तो इसलिए हमें शब्दों पर भी ध्यान देना होता है और पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, इन बातों पर भी ध्यान देना होता है। और इसलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए औपचारिक पत्र लिखते समय। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। तो जब भी हम कोई औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, किसी कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, तो हमें नियमों के अनुसार ही वह पत्र लिखना चाहिए। नंबर 2 है, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कुशल मंगल समाचार हमेशा अनौपचारिक पत्र में ही होते हैं, कभी भी औपचारिक पत्र में कुशल मंगल का समाचार नहीं होता। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि हमें अनावश्यक बातों से बचना चाहिए जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं। नंबर 3 है, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम औपचारिक पत्र लिखना शुरू कर रहे हैं तो हमें शब्दों को ऐसे प्रभावशाली तरीके से सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि पढ़ने वाला एकदम से खुश हो जाए, उस पर अच्छा प्रभाव पड़े, और अंत भी हमें प्रभावशाली ही रखना चाहिए। आगे है, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो पत्र की भाषा है वो सरल होनी चाहिए कि जिससे पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और लेख भी सुंदर होना चाहिए,
कि पढ़ने वाला एकदम खुश हो जाए और उसको अच्छा लगे पत्र पढ़ना, और आपने जिस उद्देश्य से वह पत्र लिखा है वह उद्देश्य भी आपका पूर्ण हो जाए। आगे है, यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा या परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पत्र लेखन के बारे में हम बता तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको परीक्षा में पत्र लिखना है, अगर आप अपने जीवन में लिख रहे हैं, असली जीवन में लिख रहे हैं, तो आपको वैसे ही पत्र लिखना है जैसे हम बताते हैं। अगर परीक्षा के लिए हम आपको पत्र बता रहे हैं तो उस समय आप सबसे शुरू में पते के स्थान पर आप परीक्षा भवन लिखेंगे और अपना एड्रेस क ख ग लिखेंगे। नाम के स्थान पर क ख ग आ जाएगा, वैसे परीक्षा भवन आएगा ऊपर अपने पते के स्थान पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आपका पता क्या होगा? परीक्षा भवन, और नाम होगा क ख ग। यह आप ध्यान में रखकर वो औपचारिक पत्र लिखेंगे। औपचारिक पत्र और जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं, दोनों में ही परीक्षा भवन और क ख ग आपका नाम होगा। अपना नाम कभी भी हम बोर्ड परीक्षाओं में नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है, पत्र के पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखिए। तो हमें कभी भी अधिक जगह नहीं छोड़नी चाहिए। इससे पता लगता है कि अपना उसने पत्र बढ़ाने के लिए दोनों साइड में जगह छोड़ दी है। तो पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर ही लिखना चाहिए। आगे, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता या लयबद्धता बनी रहे। तो हमें एक ही पृष्ठ में लिखना चाहिए। अगर हमने दो पृष्ठ में लिखा है तो बीच में जो लय है वो टूट जाती है, तो और आगे की पृष्ठ में फिर पढ़ने में आसानी नहीं होती, और क्या होता है दूसरे पर भी प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो कोशिश करनी चाहिए एक ही पृष्ठ पर हमारा पूरा पत्र आ जाए। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द अभिवादन समाप्ति में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो हम आरंभ में लिखते हैं, संबोधित करते हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से क्या प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम प्रशस्ति वो देखेंगे, शब्द देखेंगे जो आरंभ में लिखे जाते हैं, आदरपूर्वक शब्द लिखे जाते हैं। उसमें आएगा श्रीमान, मान्यवर, महोदय। ठीक है, तो अगर हम किसी कार्यालय या अपने स्कूल में, या स्कूल में तो प्रधानाचार्य महोदय आ जाएगा, अगर स्त्री है तो महोदया, और पुरुष है तो महोदय। ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आगे अभिवादन। तो कभी भी औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता, तो अभिवादन आप नहीं करेंगे, नमस्कार वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं उसमें, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। समाप्ति पर क्या करेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, या भवदीय, भवदिया, ये सब आ जाएंगे। निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक या प्रार्थी। ठीक है, अगर आप परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो आपका अंत में आपका क ख ग ही आएगा आपकी नाम के स्थान पर। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे कि औपचारिक पत्र हमारा कैसे होना चाहिए, क्या हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, ये सब हम इसमें देखेंगे, इसके प्रारूप में, कि औपचारिक पत्र का प्रारूप सही मायने में कैसा होना चाहिए। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। तो इसमें प्रारूप में हमें 7 बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो औपचारिक पत्र लिखते समय हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। पत्र प्रापक किसे कहते हैं? जो पत्र प्राप्त कर रहा है। ठीक है,
तो उसका हम पदनाम लिखेंगे। जैसे कि हमें किसी संपादक को लिखना है तो वहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, संपादक महोदय। अगर किसी परिवहन विभाग में लिखना है, किसी अधीक्षक को लिख रहे हैं तो वहाँ पर अधीक्षक लिखेंगे। तो हमें उसका पद लिखना होता है। फिर उसके बाद उसके हमें पते को लिखना होगा कि ये परिवहन विभाग का है या कौन से विभाग का है। अगर संपादक को लिख रहे हैं तो हमें समाचार पत्र का नाम लिखना होगा, जैसे दैनिक जागरण वगैरह। तो इस प्रकार से हम ये सब लिखेंगे। सेवा में लिखेंगे, सेवा के बाद हमारे पत्र प्रापक का पदनाम आ जाएगा, उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, पता आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं हम विषय। विषय में हमारा क्या आ जाएगा कि जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। तो उसके बाद हम विषय लिखते हैं कि किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे आपके क्षेत्र में बहुत ही गंदगी फैली हुई है, उस ओर ध्यान दिलाते हुए संपादक को पत्र लिखा जा रहा है। या परिवहन विभाग में कि अगर परिवहन से संबंधित आपकी कोई समस्या है, उस ओर ध्यान दिलाते हुए आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें वह विषय लिखेंगे। तो इसमें आपका विषय आएगा कि किस उद्देश्य से आप पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित करें, महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। इसे संबोधन कहते हैं जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे संपादक महोदय या अधीक्षक महोदय, तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है। आगे आता है हमारा विषय वस्तु। इसमें 2 अनुच्छेद होते हैं हमारे। इन 2 अनुच्छेद में क्या आएगा, पहले अनुच्छेद में हम लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, फिर यहाँ से प्रारंभ होगा और अपनी समस्या के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरे अनुच्छेद में हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हम उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र में हमेशा 2 अनुच्छेद होते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई बच्चा क्या करता है कि एक ही अनुच्छेद में अपना सब बातें कह देते हैं, तो ऐसे नहीं होता है, हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो हस्ताक्षर व नाम। तो उसके बाद क्या होगा, आपके हस्ताक्षर आएंगे, नाम आएंगे। धन्यवाद, कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अंत में भवदीय, भवदिया या प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम भी लिखें। अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं, परीक्षा में नाम के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, क ख ग, भवदीय या भवदिया, उसके बाद क ख ग लिखेंगे आप परीक्षा में, ठीक है। फिर आएगा उसके बाद प्रेषक। प्रेषक में आ जाएगा कि शहर का मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड आदि, ठीक है। जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का मोहल्ला आ जाएगा, उसका एड्रेस आएगा, वो कहाँ से पत्र लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दिनांक आएगी कि किस दिन आपने यह पत्र लिखा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे औपचारिक पत्र लिखते समय। अगर आप ये सब ध्यान में रखेंगे तो आपके पत्र में कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। आप औपचारिक पत्र के उदाहरण देखेंगे, कुछ औपचारिक पत्र के उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। अब हम कार्यालयी पत्र का प्रारूप देखेंगे कि कार्यालय में किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। तो फिर इसके अनुसार हम आगे उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रारूप देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा सेवा में, ठीक है। सबसे पहले हम जब कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले सेवा में आता है, फिर प्रबंधक या अध्यक्ष आएगा। जो भी आपका परीक्षा में प्रश्न आएगा कि प्रबंधक को पत्र लिखिए या संपादक को पत्र लिखिए, यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर कार्यालय का नाम आएगा, दिनांक आएगी, उसके बाद विषय आ जाएगा कि किस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं। आपके क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, उस पर ध्यान दिलाते हुए संपादक को पत्र, इस प्रकार से आप विषय लिख सकते हैं। तो इसमें आप विषय लिखेंगे कि क्या आपका विषय है, क्या उद्देश्य है आपका पत्र लिखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद संबोधन आ जाएगा, महोदय, फिर पहला अनुच्छेद,
पहले अनुच्छेद में जैसे अपनी समस्या बताएंगे, क्या उद्देश्य है आपका, और दूसरे अनुच्छेद में आप विनम्र निवेदन फिर निवेदन करते हैं। समाप्ति में धन्यवाद और आभार आ जाएगा। ठीक है, इतना है आपका, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद बहुवचन आ जाएगा या बहुवचन, और फिर अंत में परीक्षा भवन में लिखने हैं तो क ख ग, अन्यथा नाम व पता आता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण देखकर हमें अच्छे समझ में आ जाएगा कि पत्र ऐसे लिखा जाता है। बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया है जिसमें ज़रूरी कागज और रुपये थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो हमें क्या करना है, परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा, संबोधन आ जाएगा परिवहन निगम के अध्यक्ष को। तो अब देखेंगे आप पत्र कैसे हैं। सबसे पहले सेवा में, ठीक है, पहले हमने सेवा में लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ अध्यक्ष लिखा है, पदनाम लिखा है, जो पत्र प्रापक है जिसको पत्र प्राप्त करना है हमारा। उसके बाद इसका पता जाएगा, विभाग आएगा हिमाचल राज्य परिवहन निगम शिमला। ठीक है, यह हमारा पता आ गया है। पता के बाद फिर आपका दिनांक आएगी, तारीख वगैरह डालनी होती है इसमें। उसके बाद विषय, बस में छूटे बैग का वापस मिलना। ठीक है, या बस में छूटे बैग का वापस मिलने पर प्रशंसा, परिवहन निगम की प्रशंसा करते हुए पत्र, ये भी आप लिख सकते हैं। तो विषय जितना कम से कम शब्द में होता है उतना अच्छा होता है। आगे देखेंगे, फिर इसके बाद फिर संबोधित करना होता है, फिर से महोदय। उसके बाद पहला अनुच्छेद आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक पहला अनुच्छेद है हमारा। इसमें हम अपना उद्देश्य बताएंगे कि किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं। कल दिनांक 24 अप्रैल 2019 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग बस पकड़ी थी। सफ़र पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा न रही जब 3 घंटे बाद बस के कंडक्टर श्री राम कृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुँचे। तब तक मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना ज़रूरी बैग बस में भूल गया था। इस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज़ और कुछ रुपये, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड था। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। ठीक है, ये हमारा एक अनुच्छेद पूरा होता है। यहाँ पे एक अनुच्छेद हुआ, ये दूसरा अनुच्छेद है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, अंत में धन्यवाद आ जाता है, फिर बहुवचन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद नाम आता है। अगर परीक्षा में आ रहा है तो परीक्षा में आप काका ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2 अनुच्छेद हैं। तो ये देखो अलग हो गया है, तो इसको हम यहीं जोड़ देते हैं तो एक अनुच्छेद हमारा बन जाएगा। तो औपचारिक पत्र में हमेशा 2 ही अनुच्छेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। आपको समझ में आया औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। अब आगे, यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अगर आपके परीक्षा में कोई पत्र आ रहा है तो आप इस प्रकार से पत्र लिखेंगे कि सबसे पहले आपका परीक्षा भवन होगा। आपका जो पता लिखना है, पते के स्थान पे आपका परीक्षा भवन आ जाएगा और वैसे आ जाएगा। उसके बाद दिनांक आएगी, फिर सेवा में, और फिर संबोधन, प्रबंधक है, अध्यक्ष है, या संपादक महोदय है, उनको लिखेंगे। फिर उनके कार्यालय का नाम आएगा कि उनका कौन सा विभाग है। ये परिवहन विभाग में है, हम वहाँ अध्यक्ष को लिख रहे थे।
तो इस प्रकार से यहाँ कार्यालय का नाम आ जाएगा। उसके बाद हमारा विषय आएगा कि किस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है, कि अपनी समस्या की ओर ध्यान देने के लिए या मच्छरों का प्रकोप है उनसे निजात दिलाने के लिए। इस प्रकार से हमारा विषय होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा महोदय आएगा, फिर हम संबोधित करेंगे। पहला अनुच्छेद है कि अपना उद्देश्य बताएंगे, दूसरा अनुच्छेद है कि विनम्र निवेदन करेंगे। ठीक है, फिर समाप्ति पर धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद भवती आ जाएगा और काखागा। कभी भी परीक्षा में अपना नाम नहीं लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे। परीक्षा में हमारा प्रश्न आया, विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। हमारा परीक्षा में ये प्रश्न आ गया है, हमें पत्र लिखना है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले परीक्षा भवन आ जाएगा, फिर उसके बाद आवासा, फिर उसके बाद दिनांक आएगी, दिनांक लिखेंगे। यहाँ पर जिस दिन हमारी परीक्षा होगी उस दिन की दिनांक आ जाएगी। इसके बाद सेवा में संपादक महोदय, ये संपादक को हमें लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर संपादक महोदय। ठीक है, इसके बाद ये कार्यालय का नाम है दैनिक जागरण सेक्टर 30 रायवाला देहरादून। दिनांक, फिर इसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखेंगे फिर से 10 सितंबर 2020। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विषय लिखना होता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, तो विषय जरूर होता है, हमेशा ध्यान रखना। औपचारिक पत्र में विषय के बिना आपका पत्र अधूरा है, तो परीक्षा में विषय के भी आपके अंक अलग से होते हैं, तो विषय जरूर लिखेंगे। महोदय आ जाएगा संबोधन, फिर इसके बाद आप एक अनुच्छेद लिखेंगे और फिर दूसरा अनुच्छेद आ जाएगा। ठीक है, दो अनुच्छेद में होगा, ये आपका यहीं पे ही जुड़ जाएगा, एक ही अनुच्छेद होगा। उसके बाद ये दूसरा अनुच्छेद है हमारा। तो हमेशा ध्यान रखना, औपचारिक पत्र में हमारे दो अनुच्छेद होते हैं। दो अनुच्छेद में लिखेंगे, एक में आपका उद्देश्य होता है, दूसरे में आपका विनम्र निवेदन होता है। इसके बाद धन्यवाद, भवदिया का खगा। इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में पत्र लिखेंगे तो आपके पूर्ण अंक आएंगे। पूर्ण अंक है कि आपके 5 अंक का अगर पत्र है तो 5 अंक आपको देने में कोई भी नहीं हिचकिचाएगा। तो आप इस प्रकार से ही पत्र लिखेंगे। ठीक है, आपको पत्र लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, और पत्र लेखन का इतिहास भी कि कहाँ से आरंभ हुआ है। इसके बाद आपने पत्र लेखन में ध्यान रखने योग्य बातों को भी देखा। उन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका पत्र लेखन में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, पत्रों के प्रकार देखें कि कितने प्रकार के होते हैं पत्र, और पत्रों का मैंने प्रारूप भी बताया है। औपचारिक पत्र के प्रारूप कैसे होते हैं, कार्यालयी पत्र कैसे होते हैं, और प्रार्थना पत्र कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें कोई गलती नहीं करना। परीक्षा में अगर कोई पत्र लेखन में प्रश्न आता है, जो आपको प्रारूप बताया है उसी के अनुसार परीक्षा में आप पत्र लिखना। इस प्रारूप के अनुसार पत्र लिखेंगे तो आपकी परीक्षा में कोई भी गलती नहीं होगी और आपके 5 अंक जरूर आएंगे। ठीक है, अब आपका 21 तारीख से परीक्षाएं हैं, परीक्षा की तैयारी करना। हिंदी में भी आप सभी के सारांश याद करना। जो व्याकरण है, व्याकरण को भी अच्छे से पढ़ना और समझने का प्रयास करना। इस बार सभी के अच्छे अंक आने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। साई राम, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। साई राम।